Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So, chapter number 2, that is methods of inquiry in psychology हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं, that is the steps in conducting scientific research, जो कि हम आज के हमारे इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है आपकी 11th साइकोलॉजी से, और चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। उसको आई होप आपने पढ़ लिया होगा और आपको क्लियर भी होगा। चैप्टर नंबर 2 का एक ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के क्या सारे गोल्स होते हैं ये हमने डिटेल में पढ़ा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप सो आपको वो भी क्लियर होगा और अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। हमने ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो जैसे कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो कि बेस्ड है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के ऊपर, इसके अंदर क्या सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे साइकोलॉजी में जो भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना या जो भी बिहेवियर एक्सपीरियंस को लेके हम रिसर्च करते हैं तो वो किस तरह से की जाती है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, क्या सारे गोल्स होते हैं, कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है, इन सारी चीजों पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो बेस्ड है। अब बात करें स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च की, कि जब भी हम साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, देखो हमने ये एक चीज देखी है कि साइकोलॉजी एक साइंस है। और साइकोलॉजी को हम साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से साइंस में हम फैक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, एक प्रोसेस के बेसिस पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं या किसी फिनोमेना की बात करते हैं, सेम वे में हम साइकोलॉजी में भी फैक्ट्स की बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में हर एक चीज को, हर एक स्टडी को कंडक्ट करने के बाद फिर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो भी एक साइंटिफिक रिसर्च का ही प्रोसेस है, या साइकोलॉजी भी एक साइंस है। तो जिस तरह से आपकी साइंस है दैट इज नॉट डिफाइंड by what it investigates as by how it investigates। तो जिस तरह से साइंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब इस तरह से नहीं बोलते कि साइंस में किस एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, किस एक चीज पर स्टडी की जा रही है, बल्कि कैसे स्टडी की जा रही है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड जो होती है दैट अटेम्प्ट्स टू स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ फिनोमेना इन एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबल मैनर। तो जैसे कि हम साइंस में जब किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, किसी इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम पढ़ते हैं साइंस में यूनिवर्स से रिलेटेड कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, या ग्रेविटी को लेकर अगर हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं साइंस के अंदर, तो उस एक चीज को स्टडी करने में या ग्रेविटी को समझने में, ग्रेविटी के ऊपर स्टडी करने में, रिसर्च करने में हमारे पास में एक पूरा प्रोसेस होता है। हमारे पास में कोई थ्योरी होती है, उस थ्योरी के बेसिस पर हम जो है ग्रेविटी को प्रूफ कर पाते हैं। ठीक है, ये आपके साइंस के अंदर होता है। साथ ही साथ में जब भी हम साइंस में किसी चीज को स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है और टेस्टेबल मैनर में हम जो है स्टडी करते हैं। मतलब एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक हमारा गोल है जिसको ध्यान में रख के हम जो है स्टडी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो भी रिसर्च आप करो उसमें आपका एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए, उसका एक पूरा सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए कि आप इस चीज को ऐसे ही करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हाँ थोड़ा सा मतलब यहाँ से अलग है, कि जैसे जब आप सबसे पहले उठते हो तो एक डेली रूटीन घर का मतलब हमारे क्या होता है कि पहले हम उठते हैं, हम फ्रेश अप होते हैं, हम टीथ ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम मतलब बात लेते हैं, देन उसके बाद में हम ड्रेसअप होते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना दूसरा काम करते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर मैं बिल्कुल उल्टा कर दूं कि पहले आप उठ रहे हो, आप ड्रेसअप हो रहे हो, अच्छे नए वाले आपने कपड़े पहने हैं, फिर आप टीथ ब्रश करने जा रहे हो, फिर अगर आप बात करने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। तो सेम वे में जब आप रिसर्च करते हो, मतलब ऐसे हंसना मत इस एग्जांपल के ऊपर, बट ये मैंने आपको एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बिल्कुल जनरल एग्जांपल आपको दिया कि जब भी आप कोई चीज करते हो, जब भी आप कोई प्रोसेस करते हो तो उसका एक पूरा सिस्टमैटिक मैनर होता है, तभी आप जो है मतलब किसी चीज पे कंक्लूजन पर पहुंच पाते हो। और टेस्टेबल मैनर का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम ऐसी ही चीज पर रिसर्च करेंगे जिस पर रिसर्च की जा सकती है, ऐसी किसी चीज पर रिसर्च नहीं करनी है जो कि जिसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो 3 वर्ड्स यहाँ पर मैंने यूज किए, एक ऑब्जेक्टिव, एक सिस्टमैटिक और एक टेस्टेबल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी कि किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में, टेस्टेबल मैनर में साइकोलॉजी के अंदर किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना पर स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं। अब जैसे
The objectivity refers to the fact that if two or more persons independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion. अब जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके साथ में हम काम करते हैं, तो जनरली यहाँ उस ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो तो दो लोग या दो से ज्यादा लोग अगर किसी सेम पर्टिकुलर इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर समझेंगे उस एक चीज को कि दो स्टूडेंट्स हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है आपको कि जस्ट सपोज देयर आर यू एंड योर फ्रेंड एंड यू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल। जस्ट सपोज ये एक टेबल है, आप इस टेबल की लेंथ को मेजर कर रहे हो, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, तो आप उसको मेजर करोगे मेजरिंग डिवाइस को यूज करके, तो दोनों का मेजरमेंट सेम ही आने वाला है ना। अगर ये टेबल मान लो फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर की है, तो जैसे आपको पता चला 12 सेंटीमीटर के, तो आपका फ्रेंड जब इसे मेजर करेगा तो भी 12 सेंटीमीटर ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसने मेजर करा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप एक ही सेम कंक्लूजन पर पहुंचोगे उसकी लेंथ को लेके। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी फिनोमेना को लेकर, जैसे अभी आप जो है पढ़ रहे थे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस एक चीज के एग्जांपल्स लिए थे बहुत सारे, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बहुत ही स्ट्रेस में है या कोई पर्सन अपने बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा रूड है, तो वो पर्सन को लेकर अगर आप रिसर्च कर रहे हो, मान लो आप ये हो ए पर्सन और कोई बी पर्सन है और कोई सी पर्सन है, ये तीन लोग उस रूडनेस या बिहेवियर किस तरह से रूड होता है, क्यों रूड होता है, इस एक चीज पर रिसर्च कर रहे हो, तो जब आप रिसर्च करोगे तो कंक्लूजन आप तीनों का सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि ए पर्सन को या आपने रिसर्च करी तो आपको कंक्लूजन मिलेगा कि पर्सन फेल हो रहा है इसलिए स्ट्रेस में है, बार बार उसको फेलर मिल रहा है अपनी लाइफ में, या बी पर्सन के पास में कंक्लूजन आया कि वो हमेशा अकेला रहता है इसलिए वो स्ट्रेस में रहता है, या सी पर्सन के पास में कोई और कंक्लूजन निकला। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिनोमेना सेम है तो आपकी रिसर्च का कंक्लूजन भी सेम ही होगा। तो वो आपका होता है एक ऑब्जेक्टिव मैनर में कि हमारा जो रिसर्च होगा वो इस तरीके से, हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी होगी उसमें हम सेम कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव मैनर में हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। सेकंड हमने बात करी कि जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होगी वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होगी, उसमें एक पूरा प्रोसेस होगा, उसमें पूरी स्टेप्स होंगी, उन स्टेप्स के थ्रू हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। अब उन स्टेप्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। समझ में आया क्या एक चीज कही मैंने कि सबसे पहली चीज तो जब भी आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हो तो आप जो भी रिसर्च करोगे, जो भी फिनोमेना होगा, आप उसको ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक और टेस्टेबल मैनर में करोगे। यानी कि आपका फिनोमेना में, जो भी आपका फिनोमेना है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि कोई भी उस पर रिसर्च करे तो कंक्लूजन सेम आएगा। सेकेंडली उसका एक पर्टिकुलर जो है सिस्टम होना चाहिए, एक पूरा मैनर होना चाहिए, एक पूरी स्टेप्स होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की, जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो टेस्टेबल होना चाहिए। टेस्टेबल को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो बताया वो मैंने आपको समझ में आया कि साइकोलॉजी एक साइंस है, जिस तरह से साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, सेम वे में साइकोलॉजी के अंदर भी की जाती है। अब बात करते हैं हमारे सिस्टमैटिक प्रोसीजर की, या क्या क्या स्टेप्स जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी में करने में लगती हैं, या जब हम किसी चीज पर साइंटिफिकली रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो देखो, आपकी सबसे पहली स्टेप है कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। इन स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना। ये जो पूरा एक डायग्राम बना है इसको खुद भी जो है आप अपनी नोटबुक में बना के रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए भी। जैसे मैंने आपको ओवरव्यू जब किया था तब भी बताया था कि रिसर्च कैसे की जाती है, उसकी स्टेप्स हमेशा आपको काम आएगी, हमेशा आगे भी आप पढ़ोगे किसी चीज को तो उसमें आपकी हेल्प करने वाली है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, अब देखो, सबसे पहले है कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग अ टॉपिक फॉर स्टडी। आपको किस चीज पर रिसर्च करनी है, सबसे पहले उस टॉपिक को फाइनलाइज करो कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं। दैट इज योर कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। आप किस चीज पर स्टडी कर रहे हो वो सबसे पहली आपकी स्टेप होती है। जब भी आप कोई रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च कर रहे हो, बट किस चीज पे करोगे, ये सबसे पहली चीज है। सेकेंडली कलेक्टिंग डेटा। जो भी आप रिसर्च करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो। यानी कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसमें आपके कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, आप कौन सी मेथड यूज करोगे, क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं, किस तरह से आप पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ने वाले हो, तो पूरा डेटा आप कैसे कलेक्ट करोगे वो आपकी सेकेंड स्टेप होगी।
वो क्या होगी, आपकी सेकंड स्टेप होने वाली। तो सबसे पहले एक टॉपिक डिसाइड किया कि मैं इस एक चीज पर रिसर्च करने वाला हूं या वाली हूं, और उसके बाद में मैं इस रिसर्च में कैसे डेटा को जो है पूरा कलेक्ट करने वाली हूं, ये मेरी सेकंड स्टेप होगी। जब ये वाला काम मेरा हो जाएगा तब मैं थर्ड पर आऊंगी, ड्रॉइंग कंक्लूजन, जहां पर मैं स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके एक कंक्लूजन पर पहुंचूंगी। तो जो भी मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे यहां पर मिल जाएगा थर्ड स्टेप के अंदर, दैट इज योर ड्रॉइंग कंक्लूजन, कि मैंने जो भी सारा कुछ स्टडी किया उससे फाइनली क्या एक चीज निकल कर आती है। फोर्थ स्टेप होगी रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। जो भी आपकी रिसर्च का कंक्लूजन आया है, जो भी आपने रिसर्च किया उसमें जो भी चीज फाइनलाइज, मतलब जो भी चीज निकल के आती है उसको रिवाइज करना, दैट मीन्स रीस्टेटिंग एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस और फॉर्मुलेटिंग रिवाइज्ड या न्यू थ्योरी। तो मतलब जो आपका क्वेश्चन था, आपने उसके ऊपर पूरी रिसर्च करी, आपको उसका एक कंक्लूजन मिला कि ये चीज अगर होती है तो उसके पीछे ये कारण है, और फिर आपने उसको रिवाइज किया कि एग्जैक्टली मतलब एक थ्योरी बनाना, एक नया जो है मतलब पूरा हाइपोथेसिस क्रिएट करना, वो आपका लास्ट पॉइंट होगा। अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे रिसर्च को रिवाइज किया जाता है, ये हम फोर्थ स्टेप में पढ़ेंगे, और इन सभी स्टेप्स को अभी हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, ये भी आए यहां तक समझ में क्या मैंने बताया। सो दीज ऑल आर दी स्टेप्स इन कंडक्टिंग योर साइंटिफिक इंक्वायरी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इतनी चीज में जो मैंने अभी तक आपको बताया, जो अभी तक सारी चीजें हमने डिस्कस करी, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। सो ये आपकी स्टेप्स होती हैं रिसर्च को कंडक्ट करने में। अब इन रिसर्च को हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक करके। क्लियर है, समझ में आ गया इतनी चीज, इतने में आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक एक करके स्टेप्स को पढ़ो। तो सबसे पहले ये आपकी कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप एक टॉपिक को डिसाइड करो, तो उसमें क्या सारी चीजें होती हैं, देखो। The process of scientific research begins when a researcher selects a theme or topic for study. रिसर्च कब स्टार्ट होगी, रिसर्च तब स्टार्ट होगी जब आपके पास में कोई टॉपिक होगा, जब आपके पास में कोई थीम होगी। अभी मान लो रिसर्चर आप हो, आप कौन हो, आप रिसर्चर हो और आपको स्टडी करनी है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ आप कैसे कैसे स्टडी करोगे। सबसे पहले आपके पास में एक टॉपिक होना चाहिए कि मैं इस एक चीज पर रिसर्च करने वाला हूँ। देन he or she narrows down the focus and develops a specific research question or problem for the study। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रिसर्च किया वुमेन इक्वालिटी, आपके मन में टॉपिक आया कि क्या हमारी कंट्री के अंदर, एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ, क्या हमारी कंट्री के अंदर वुमेन इक्वालिटी है, क्या हमारे यहाँ पर वुमेन इक्वालिटी छोड़ो, जेंडर इक्वालिटी, सॉरी, हाँ वुमेन इक्वालिटी नहीं, जस्ट सपोज जेंडर इक्वालिटी जो है, हमने ये एक टॉपिक है हमारे पास में कि क्या हमारी कंट्री के अंदर जेंडर इक्वालिटी है, क्या हमारे यहाँ पर जिस तरह से मेल्स के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है क्या सेम वे में वुमेन्स के साथ में किया जाता है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक हमारे मन में आया। अब मैंने इस एक चीज का जो फोकस है उसको थोड़ा नैरो डाउन किया और मैं इसको लेके थोड़ा सा स्पेसिफिक हुई कि मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है। अब जेंडर इक्वालिटी तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसमें मेरा इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, एजुकेशनल इक्वालिटी, कल्चर और हर एक चीज इसके अंदर आ जाएगी। तो इतना सारा कुछ रिसर्च एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, तो मैंने इसको नैरो डाउन किया। मैंने इसमें ये बात कही कि मैं इस जेंडर इक्वालिटी में एजुकेशन की बात करने वाली हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ पर, क्या उस एजुकेशन सिस्टम में मेल्स और फीमेल्स के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट होता है, क्या जिस तरह से जिस प्रोसेस के थ्रू स्कूल में लड़के पढ़ते हैं सेम वे में लड़कियां भी पढ़ती हैं, क्या इक्वल ट्रीटमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कों के लिए ज्यादा फैसिलिटीज हो लड़कियों के लिए ना हो। तो मान लो ये मैंने इसको नैरो डाउन कर दिया कि बहुत सारी जेंडर इक्वालिटी कंट्री के अंदर हम बात करते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स में, तो मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ले लिया कि मेरा सवाल है कि क्या एजुकेशन सिस्टम के अंदर जेंडर इक्वालिटी होती है। अब ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी थीम है। दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च, ऑब्जर्वेशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब जो भी हम रिसर्च करते हैं उसमें ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि सबसे पहले तो जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी हमारा टॉपिक है, जिसके भी ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, क्या उसके ऊपर पहले रिसर्च हो चुकी है, और अगर उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करी है, तो आपका उस पर रिसर्च करने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अभी हमने ये एक चीज डिस्कस करी कि ऑब्जेक्टिविटी वाली जो बात है
कि अगर आप उस पर रिसर्च करो, आपका फ्रेंड उस पर रिसर्च करे, तो कंक्लूजन कहीं ना कहीं सेम ही आएगा। कंक्लूजन जो होगा वो कहीं ना कहीं टू अ ग्रेट एक्सटेंट लगभग जो है वो सेम ही आने वाला है। तो बार बार एक ही चीज पर रिसर्च करने का कोई सेंस नहीं है। और दूसरी चीज, मान लो इस पर एक आधी रिसर्च हुई हो और आप रिसर्च कर रहे हो, तो पिछली जो रिसर्च हुई थी इस एक टॉपिक पर, उसमें उनने क्या सारे कंक्लूजन उनको मिले थे उसके बारे में पता लगाओ। इसके बाद में ऑब्जर्व करो, चीजों को लेके सारी ऑब्जर्वेशन करो कि आप इसमें कैसे कौन कौन सी मेथड यूज करोगे, कैसे आप इस पर रिसर्च करोगे, और साथ ही साथ में आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले हम इसमें, कि अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि एक रिसर्चर है जो कि स्टडी हैबिट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, कि जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो उनकी स्टडी हैबिट्स होती हैं, तो वो स्टूडेंट्स की किस तरह से होती हैं, उस एक चीज में इंटरेस्टेड है, उसमें वो जो है रिसर्च करना चाहता है स्टडी हैबिट्स को लेके। तो अब for this purpose he or she may identify different facets of study habits first and then decide whether he or she is interested in study habits shown in the class or at the home। अब जैसे यहाँ पर रिसर्चर का क्वेश्चन है स्टडी हैबिट्स को लेके, कि बच्चों के अंदर जो स्टडी हैबिट्स होती हैं उसको स्टडी करना, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब स्टडी हैबिट्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं आपके अपने, जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिए थे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने पढ़ा था, तो कि आप जो है अपने स्कूल में जाते हो, डेली क्लासेस अटेंड करते हो, आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो, फिर आप जो है अपने एक वर्क का पूरा अपने टाइम टेबल बनाते हो, एक पूरा स्केड्यूल बनाते हो, फिर उसको फॉलो करते हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस स्टडी हैबिट्स को लेके। तो रिसर्चर ने इसको थोड़ा सा नैरो डाउन किया और उसने डिसाइड किया कि या तो क्लास या तो होम, इन दोनों में से किसी एक स्टडी हैबिट पर वो फोकस करेगा। या तो मान लो वो होम के ऊपर फोकस करता है कि बच्चे जब घर में होते हैं तो उनकी स्टडी हैबिट जो है वो किस तरह की होती है। तो ये क्या किया उसने इस कंसेप्ट को नैरो डाउन कर दिया। तो इस तरह से अब उसका टॉपिक ऑफ स्टडी क्या हो गया, किस एक चीज पर वो रिसर्च कर रहा है कि स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे आर एट होम। एंड इन साइकोलॉजी वी स्टडी अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह से जब भी हम साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च करते हैं तो उस साइकोलॉजी में हम डाइवर्स फिनोमेनास को जो ह्यूमन के बिहेवियर और ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए कि जैसे जेंडर इक्वालिटी का एग्जांपल दिया, स्टडी हैबिट्स का एग्जांपल दिया, तो ये तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। लेकिन जब भी जो भी रिसर्चर या जो भी साइकोलॉजिस्ट जब साइंटिफिक रिसर्च करता है तो वो साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन एक्सपीरियंस में जितने भी सारे डाइवर्स रेंज ऑफ फिनोमेनास होते हैं उसके ऊपर लगभग जो है स्टडी किया करता है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए हैं आपके बिहेवियर या आपके अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, जिस पर साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च की जाती है। तो वो अब हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर। अब सबसे पहले आप जब भी साइकोलॉजी में रिसर्च करते हो तो आप ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हो, तो इसमें आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ में डील करते हो। जैसे सबसे पहले आप अपने ही बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आपके साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर ही आता है कि यार मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ। Like for example, how do I feel and behave when I am in a state of joy or grief? मतलब जैसे मान लो मैं अपने ऊपर रिसर्च कर रही हूँ या आप अपने ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं या वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज होते हैं जब मतलब मैं बहुत खुश होता हूँ या जब मैं बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा होता है, या फिर जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ तब मुझे किस तरह की फीलिंग्स मेरे अंदर होती हैं, या मुझे क्या नेगेटिव थॉट्स आते हैं या मुझे मोटिवेशनल थॉट्स आते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरी लाइफ में एक फेलियर हुआ भी है तो उसके बाद में मैं जो है वापस से अगर मैं मेहनत करूंगा, वापस से मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। किस तरह के थॉट्स मेरे अंदर चलते हैं, क्या मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा सैड रहती हूँ, क्या मैं हमेशा स्ट्रेस फील करती हूँ, तो वो मैं मतलब मुझे मेरे बारे में पता होगा तो मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक हाउ डू वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, व्हाई डू वी फॉरगेट। बहुत बार आपने देखा होगा हम कोई चीज़ों को भूल जाते हैं, तो अक्सर मैं भूल क्यों जाती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कुछ काम कर रहे होगे और आपको काम करते करते कोई चीज़ ध्यान आई होगी, या फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने जो है आपके घर में मतलब 2 फ्लोर्स हैं, आप नीचे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो आपको याद आया अरे यार वो ना मेरी एक साइकोलॉजी की बुक तो ऊपर ही रह गई तो उसको मैं लेके आ जाता हूँ। जस्ट सपोज आपको ये काम याद आया तो आप गए स्टेयर से ऊपर गए, आपको कोई चीज़ दिखी और आपने कुछ और काम किया और आप नीचे आ गए और आप भूल गए, मतलब आप अपनी बुक ले जाना भूल गए। फिर आपको नीचे आके याद है कि अरे यार मैं तो बुक लेने के लिए गया था ऊपर। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो आप
अप स्टेयर्स गए हो बुक लेने के लिए और फिर उसके बाद में आप भूल ही गए कि मैं करने क्या आया था यहाँ पर। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमें हमारे बिहेवियर को किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान लो कि हमको कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में बहुत ही ज़्यादा जो है बातें करोगे, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तो कहीं ना कहीं उस फ्रेंड की लाइफ में आपको अपनी इंपॉर्टेंस कम दिखने लग जाती है। एक ऐसे थॉट्स होते हैं ना हमारे मन में। तो ये चीज़ मान लो आपके साथ में आपकी लाइफ में हो रही है, तो वो जो एक आपका एक्सपीरियंस है, क्या उसके बाद में आप लोगों को इंपॉर्टेंस देना कम कर दोगे? तो आप अपने बिहेवियर को समझो, आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कैसे वो आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उसे समझने की कोशिश करते हो। तो वो भी आपकी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर ही आता है, जहां पर जैसे हम टॉपिक की बात करें ना कि सबसे पहले तो एक हमको प्रॉब्लम को कंसेप्चुअलाइज करना है, तो आप पहले एक टॉपिक थीम ढूंढोगे। तो मान लो वो आपका टॉपिक आप खुद हो, क्योंकि जैसे आपको याद होगा जब हमने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था, हम साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस की बात करते थे, तो हम ये एक चीज देखते थे कि आप साइकोलॉजी में सब कुछ जान सकते हो, आप साइकोलॉजी में सब कुछ समझ सकते हो कि कौन क्या सोच रहा है, कौन किस तरह से बिहेव करता है, तो क्यों करता है, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। बट बिफोर ऑल दिस कोई चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पहले अपने आप को समझना होगा। जब आप खुद को जानोगे तभी आप चीजों को एनालाइज कर पाओगे। ओके, द नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर। या तो आप ये एक टॉपिक भी ले सकते हो जहां पर आप किसी और के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने फ्रेंड के बिहेवियर को जो है मतलब थोड़ा सा देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करता है तो क्यों करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इज अभिनव मोर इंटेलिजेंट देन अंकुर, या व्हाई इज समवन ऑलवेज नॉट एबल टू कंप्लीट हर और हिज वर्क ऑन टाइम। जैसे मान लो आप अपने से मतलब अपने आप की तो स्टडी आपने इसके अंदर कर ली, अब आप किसी और की बात कर रहे हो। आपका मान लो कोई फ्रेंड है या कोई दो पर्सन्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, किसी और के बिहेवियर को आप स्टडी करने की बात कर रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि क्या अभिनव अंकुर से ज्यादा इंटेलिजेंट है। या फिर बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि हम हमारे वर्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। या मान लो यहाँ हम अंकुर का एग्जाम्पल ले लें, तो अंकुर अपने काम को, जो भी वर्क, जो भी टास्क उसके पास में होता है, उसको टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं कर पाता। अंकुर डेली होमवर्क क्यों नहीं करके आता क्लास के अंदर, एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। फिर इसके बाद में, कैन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग बी कंट्रोल्ड। क्या कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा जो है मतलब स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा एडिक्ट है उस एक चीज को लेके, तो क्या उसकी इस हैबिट को हम मतलब छुड़ा सकते हैं? क्या वो स्मोकिंग करना बंद कर सकता है? तो आप पहले उसके बिहेवियर को समझोगे कि ये पर्सन कब कब स्मोकिंग करता है, क्या ये बहुत ज्यादा एडिक्ट है उस चीज को लेकर, तो धीरे धीरे करके एडिक्शन कम किया जाएगा। अगर आप सोचो कि कल से कोई पर्सन स्मोकिंग करना बंद कर दे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको उस एक चीज की आदत है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समवन इज ड्रंकर्ड, बहुत ड्रिंक करता है वो पर्सन, उसको बहुत ज्यादा जो है मतलब अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो आप उसको बोलो कि कल से छोड़ देना, तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे करके, सबसे पहले आपको उसको समझना है ना कि ये पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर क्यों रहा है, ये पर्सन स्मोक कर रहा है तो क्यों कर रहा है। एक तो या तो उसको पसंद है इसलिए कर रहा है, या फिर मे भी कुछ लोग टेंशन में करते हैं, ऐसे बोलते हैं हमको बहुत स्ट्रेस हो रहा था, हमको बहुत टेंशन हो रहा था, तो हमने जो है एक जो है मतलब ऐसे स्मोकिंग कर ली, या हमने जो है ड्रिंक कर लिया, इस तरह से भी लोग बोलते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसको कम करना, और ये सारी चीजों के थ्रू तो आप किसी और के बिहेवियर को भी समझ सकते हो। वो भी आपकी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर टॉपिक हो सकता है। इसके बाद में कोई बहुत क्रॉनिक इलनेस की मतलब क्यों जो है उस एक चीज से सफर करना है, और वो मेडिसिन भी नहीं ले रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर आप किसी और के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। क्लियर है, ये भी आया यहाँ पर समझ में। तो ये भी आपके साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के टॉपिक्स हो सकते हैं। थर्ड, ग्रुप इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। कोई ग्रुप है या ज्यादा लोग हैं, वहां पर किसी इंडिविजुअल के ऊपर उस ग्रुप का इन्फ्लुएंस कैसा होता है, क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप हो, आप एक इंडिविजुअल हो, और फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी क्लास का कोई ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, 10 to 15 स्टूडेंट्स का, तो वो जो ग्रुप होता है वो किस तरह से आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं जो है मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। या फॉर एग्जाम्पल मान लो जब आपको किसी दिन जो है मान लो 15 अगस्त को आपको बोला जाए कि आपको स्पीच देनी है, तो आप स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाओगे, लेकिन आपको देखने के लिए एक बहुत
मतलब लार्ज नंबर में पीपल जो है वो बैठे हुए हैं या आपको सुनने के लिए वो सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, इस तरीके से वो एक पूरा ग्रुप है। तो जब आप स्पीच देने जाओगे तो आपके बिहेवियर में क्या किसी तरह का चेंज, किसी तरह का कोई भी जो परिवर्तन जैसे बोलते हैं हम, वो आ रहा है क्या जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ ग्रुप? तो उस एक चीज को भी साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसमें और एग्जांपल्स देखो कि जैसे व्हाई डज रहीम स्पेंड मोर टाइम मीटिंग विद पीपल देन डूइंग हिज वर्क, और व्हाई डज अ साइकिलिस्ट परफॉर्म बेटर व्हेन साइकिलिंग बिफोर अ ग्रुप ऑफ पर्संस देन व्हेन साइकिलिंग अलोन। जैसे फॉर एग्जांपल रहीम की यहाँ पर बात हो रही है कि रहीम जब भी अपने ग्रुप में जो है होता है या बहुत सारे लोगों के साथ में होता है तो वो बहुत ज्यादा टाइम जो है स्पेंड करता है और अपना काम नहीं करता। तो क्या उस ग्रुप के साथ रहना उसको अच्छा लगता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हो, आपको पढ़ाई बहुत सारी करनी है, बहुत जो है मान लो 2-4 दिन बाद एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई आपका फ्रेंड है जो पार्टी थ्रो कर रहा है और आपको भी इसमें इन्वाइट किया गया है और उसके उस पार्टी में आपके स्कूल के पूरे फ्रेंड्स आने वाले हैं या पूरी क्लास आने वाली है, तो आप उसमें जाओगे, अपना टाइम स्पेंड करोगे क्योंकि वहां आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सोचोगे पढ़ाई तो मैं घर आके भी कर दूंगा। तो वो ग्रुप का इन्फ्लुएंस आपके अपने बिहेवियर पर कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कोई साइकिलिस्ट है, तो जब वो साइकिलिंग कंपटीशन में होता है जहां पर बहुत सारे लोग उसके साथ में, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है बल्कि जब वो साइकिलिंग अलोन कर रहा होता है, मतलब अकेले कर रहा होता है। तो क्या जब हम ग्रुप में होते हैं तो इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरह से उसमें चेंज होता है, आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हो। देन ग्रुप बिहेवियर, अगर आपको ग्रुप के बिहेवियर को समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई डज रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंक्रीजेस व्हेन पीपल आर इन ग्रुप, आप किसी ग्रुप के बिहेवियर को समझना चाहते हो। जैसे कि जब भी हम ग्रुप में होते हैं तो हमारा एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने के लिए गए हो, ठीक है, कहीं बाहर गए हो, मतलब आप अपने स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में गए हो, बढ़िया जो है चिल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हो तो आप ज्यादा एडवेंचर करते हो। जैसे मान लो कोई भूत बंगला है तो आप बोलोगे कि अरे यार चलो ना, चलते हैं, एक्सप्लोर करके देखते हैं कि यहाँ पर सच्ची में कोई भूत वूत है भी कि नहीं है। अगर ग्रुप में वहीं अकेले हो तो भूत बंगले के साइड से निकल जाओगे, फिर नहीं जाओगे उसके अंदर, फिर हिम्मत ही नहीं होगी जाने की। तो जब आप ग्रुप में होते हो तब आपका बिहेवियर किस एक तरीके का होता है, या फिर जब हम ग्रुप बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं कि आप अपने ग्रुप्स में हो तो आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, तो उसको भी साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे आपने भी देखे होंगे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, या फॉर एग्जांपल मान लो आप स्कूल का एग्जांपल ले लो, आपका स्कूल है और आपके स्कूल के साथ में कोई एक और स्कूल कंपटीशन में, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आपका स्कूल ज्यादा सक्सेसफुल है और वो वाला स्कूल उतना ज्यादा जो है कॉम्पीट नहीं कर पाता, तो आपके स्कूल की सक्सेस के पीछे क्या सारे रीजंस हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को भी हम जो है स्टडी कर सकते हैं। हाउ कैन बी एम्प्लॉयर इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैसे कोई एक एम्प्लॉयर जो होता है या मैनेजर जो होता है या वो जो HR होता है, वो कैसे सारे जितने भी लोग काम करते हैं उनको काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी हम जो है साइकोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को भी पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो सेम उसी चीज की यहाँ पर बात की गई है। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है इस एक चीज में? तो इस तरह से साइकोलॉजी में हम बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को या इन दोनों के ऊपर जो है रिसर्च किया करते हैं, स्टडी को कंडक्ट किया करते हैं। उसमें आपको ढेर सारे टॉपिक्स दिए हैं कि आप अपने बिहेवियर पर भी स्टडी कर सकते हो, आप किसी और के बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हो, या आप कोई पर्सन ग्रुप में है तो ग्रुप कैसे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो स्टडी कर सकते हो। आप पूरे ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी जो है आप स्टडी कर सकते हो। एंड दिस लिस्ट is long and you will learn about these various facets in subsequent chapters. और आप किन किन चीजों पर स्टडी कर सकते हो, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे और ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी, आप इसके बारे में और चीजों को जानोगे। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन राइट डाउन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच यू मे लाइक टू प्रूव। और मान लो फिर अब अगर आप क्यूरियस हो तो आप खुद से लिख के बताओ कि आप कौन कौन सी चीजों पर आपको लगता है कि रिसर्च हो सकती है, कौन कौन सी चीजों पर हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए, आपकी बुक में भी 5 एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके बाद में आप और बताओ कि और किन चीजों पर हम रिसर्च कर सकते हैं। और सिर्फ खुद ऐसे अपनी कॉपी में मत लिखना, मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में कि और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो जो हम टेस्टेबल मैनर की बात करते हैं ना, कि रिसर्च ऐसी चीजों पर करना है जो कि टेस्टेबल हो, तो वो सारी चीजों की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है? ऐसा समझ में? अब देखो, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम द रिसर्चर प्रोसीड्स बाय डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इज कॉल्ड हाइपोथेसिस।
अब देखो ये है हाइपोथेसिस बिल्डिंग, जिसका नाम मैं चैप्टर 1 से लेते हुए आ रही हूँ। तो एग्जैक्टली ये हाइपोथेसिस क्या होता है पहले तो बताया ही था, एक बार फिर से समझो कि ये हाइपोथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है। अब जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, आपने सबसे पहले एक रिसर्च का टॉपिक ले लिया, आपके पास में एक टॉपिक है, एक थीम है जिसके ऊपर आप रिसर्च करोगे। अब उस रिसर्च से रिलेटेड आपको एक टेंटेटिव आंसर बनाना है। ये आपका टॉपिक हो गया, या ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं ना जनरली है, ये आपकी एक रिसर्च प्रॉब्लम होगी कि ये जो है समस्या है, अब इसका हमको रिसर्च करके समाधान ढूंढना है, ठीक है, हमको एक सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि हम साइकोलॉजिकल रिसर्च क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। कैसे हम इम्प्रूव कर पाते हैं? क्योंकि जब साइकोलॉजी में हम रिसर्च करते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं, साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करते हैं, और जब हम वो जो भी नॉलेज हमको रिसर्च के थ्रू एक्वायर होता है, जब हम उस नॉलेज को अप्लाई कर देते हैं, तब उस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी नॉलेज हमारे पास में आया रिसर्च के थ्रू, उसको हम लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। जैसे हमने देखा कि स्ट्रेस के ऊपर कोई रिसर्च हो रही है, तो कोई पर्सन स्ट्रेस कैसे कम कर सकता है, ये हमको पूरी रिसर्च करने के बाद में पता चल गया। अब उस एक नॉलेज को हम ऐसे लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे जो कि स्ट्रेस में हैं, ताकि उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर साइकोलॉजिकल रिसर्च। क्लियर हुआ? आए ये भी समझ में। तो अब जब हम रिसर्च करते हैं, जब हमारे पास में कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमारे पास में कोई टॉपिक होता है, तो हम उसका एक टेंटेटिव आंसर ढूंढते हैं। टेंटेटिव आंसर का मतलब यहाँ पर ये है कि एक अंदाजा हम लगाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका आंसर ये होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द अर्लियर एविडेंस और योर ऑब्जर्वेशन यू माइट डेवलप अ हाइपोथेसिस, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय चिल्ड्रन इन व्यूइंग वायलेंस ऑन टेलीविजन, हायर इज द डिग्री ऑफ एग्रेशन डिस्प्लेड बाय देम। एक एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम है चिल्ड्रन में एंगर इश्यूज। आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो है एंगर इश्यूज इन चिल्ड्रन एज्ड 10 to 16। 10 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं, इनके बीच मतलब इस एज के बीच में जितने भी सारे बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज होते हैं। वो बहुत जल्दी जो है मतलब गुस्सा दिखाने लग जाते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। ये एक चीज ऑब्जर्व, मतलब ये जो है हमारी एक टॉपिक है, इस एक चीज पर हम रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा रिसर्च का टॉपिक है, ये मेरी प्रॉब्लम है। चलो लिख लो इसको, नोट डाउन करते हुए चलो। एंगर इश्यूज इन चिल्ड्रन, एंगर इश्यूज in children aged 10 to 16। 10 to 16 ये क्या है? ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है। ये जो मेरी फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, वो ये है। अब इसके बेसिस पर, इस एक टॉपिक के बेसिस पर मुझे एक हाइपोथेसिस बनाना है। क्या बनाना है? हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव आंसर ढूंढते हो, एक अंदाजा लगाते हो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका आंसर शायद ये होता होगा। तो जैसे यहां पर मेरी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि एंगर इश्यूज होते हैं बच्चों में जो 10 से 16 साल के होते हैं। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो बच्चे, देखो यहां पर लिखा है ना कि जो भी बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टीवी पर वायलेंस देखने में, मतलब अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कोई सीरियल देख रहे हो, आप कोई एपिसोड देख रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, मार धाड़ काटा पीटी ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, मान लो किसी शो में, और जितना ज्यादा टाइम बच्चा उसको देखने में लगाता है, उतना ही ज्यादा एग्रेशन उसके बिहेवियर में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एक बच्चा जितना ज्यादा टाइम टीवी पर वायलेंस देखने में स्पेंड करता है, उतना ज्यादा एग्रेशन हमको उसके बिहेवियर में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं दिन भर मान लो टीवी देखती हूँ और मोबाइल देखती हूँ और उस पर सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई झगड़ा ये वाली चीजें देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे थॉट्स में, वो मेरे आइडियाज में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है। ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ एक टेंटेटिव आंसर मैंने बिल्डअप किया। मैंने क्या बिल्डअप किया? एक टेंटेटिव आंसर की ज्यादा आप टीवी पर, टेंटेटिव आंसर, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूं कि टीवी पर आप वायलेंस देखोगे तो वो आपके
अग्रेशन को शो करेगा, मतलब आपके बिहेवियर में अग्रेशन को शो करने वाला है। ये मैंने हाइपोथेसिस बनाया इस एक चीज को लेके। हाइपोथेसिस जनरली क्या होता है कि हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। हमने, जैसे मान लो मैं रिसर्चर हूं या आप रिसर्चर हो, आप स्टडी कर रहे हो कि एंगर इश्यूज होते हैं बच्चों के बीच में, ये हमारा टॉपिक है, इस पर मैं रिसर्च करने वाली हूँ। अब रिसर्च तो मैं शुरू करूंगी, पर उससे पहले मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी कि बच्चों में एंगर इश्यूज जो जनरली देखे जाते हैं वो इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि ये एज के जो बच्चे होते हैं ये टीवी ज्यादा देखते हैं। टीवी पर अगर ये ज्यादा वायलेंस देखते हैं तो शायद इस वजह से इनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा एग्रेशन आ जाता है और इसलिए एंगर इश्यूज इनके अंदर रहते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब ये मैंने एक हाइपोथेसिस बिल्डअप कर लिया। ये हाइपोथेसिस सच है या नहीं है? जो मैंने हाइपोथेसिस कहा कि टीवी देखने से वायलेंस से एग्रेशन, ये सारी चीज जो हाइपोथेसिस हमने बनाया, ये सच में ऐसा होता है या नहीं होता है? क्या सच में बच्चे टीवी पर वायलेंस देखते हैं इसलिए एग्रेशन करते हैं या उनके एंगर इश्यूज का रीजन ही कुछ और है? शायद ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चों के साथ में पेरेंट्स जो है वो अच्छे से बिहेव नहीं करते इसलिए उनके अंदर एंगर इश्यूज हैं, या बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते इसलिए उनके अंदर एंगर इश्यूज हैं। ये भी तो हो सकता है ना। बट मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया। अब जो हाइपोथेसिस मैंने बनाया है वो सही है या गलत है, इस एक चीज को प्रूफ करने के लिए मैं रिसर्च करूंगी। आया समझ में कि इन योर रिसर्च यू शैल नाउ ट्राई टू प्रूव वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब मेरा रिसर्च में जो मेन काम है वो ये है कि ये जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है इसको मैं ट्रू या फॉल्स प्रूफ करूं, और मैं उसको ट्रू या फॉल्स कब प्रूफ कर पाऊंगी? जब मैं रिसर्च करूंगी। तो अब ये यहां से मेरी रिसर्च जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इतना काम तो मुझे खुद से करना है कि मैंने एक टॉपिक ले लिया, मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया, लेकिन अब ये सही है या गलत है उसके लिए मुझे जो है रियलिटी मतलब ग्राउंड फील्ड में आना पड़ेगा और अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी रिसर्च को। मतलब रिसर्च तो यहां से ही शुरू हो गई थी, जहां से आपने टॉपिक डिसाइड किया रिसर्च वहीं से शुरू हो गई, बट उसके बाद में हाइपोथेसिस वगैरह बनाना ये सब। अब स्टार्ट है आपकी सेकंड स्टेप, दैट इज कलेक्टिंग डेटा। नाउ द सेकंड स्टेप इज इन साइंटिफिक रिसर्च इज टू कलेक्ट डेटा। डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी। अब जब आप रिसर्च करने बैठोगे, आपने हाइपोथेसिस बनाया, अब आप रिसर्च करोगे, तब आप रिसर्च करोगे तो सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कलेक्ट करने का मतलब ये है कि एक रिसर्च का डिजाइन बनाना, एक ब्लूप्रिंट बनाना कि अब मैं इस एक चीज में रिसर्च करने वाला हूं तो उसमें रिसर्च करने में मुझे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स लगेंगे, मतलब मैं किन के ऊपर स्टडी करने वाली हूं, मेरी मेथड क्या होगी डेटा को कलेक्ट करने की, मुझे डेटा जो है वो कहाँ से मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, क्या क्या टूल्स मैं यूज करने वाली हूँ अपने रिसर्च के अंदर, और क्या प्रोसीजर मेरे डेटा कलेक्शन में होने वाला है। ये 4 स्टेप्स, ये 4 डिसीजन जो है, ये 4 एस्पेक्ट्स जो हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो। अब ये अभी जस्ट एक छोटा सा इस एक चीज को समझो, आगे बढ़ते फिर वापस से हम इसी पर आएंगे। ठीक है, वापस से हम इसी वाले जो है आपकी स्लाइड के ऊपर आने वाले हैं, बट अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाया, अब आप रिसर्च करोगे, आपको रिसर्च करने के लिए क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी, ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप क्या है आपकी, कलेक्शन ऑफ डेटा। और कलेक्शन ऑफ डेटा में मुझे एक ब्लूप्रिंट बनाना है कि अब जो मैं रिसर्च करने वाली हूं तो वो रिसर्च करूंगी तो करूंगी कैसे। जैसे मान लो आपको टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है, ठीक है, टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है, मान लो आपकी ये समर वेकेशन में आपको असाइनमेंट मिलता है कि आपको जो है देखना है कि कितने घरों में कितना ज्यादा प्लास्टिक यूज किया जाता है, या फॉर एग्जाम्पल आप जिस कॉलोनी में रहते हो या जिस भी कैंपस में रहते हो, जिस भी लोकेलिटी में रहते हो, वहां पर आपको फॉर एग्जाम्पल 20 होम्स में जाना है, 20 घरों में जाना है, वहां पर सर्वे करना है कि क्या वो पॉलिथीन बैग्स को यूज अभी भी करते हैं या वो पेपर बैग्स को यूज करते हैं। ये आपको टॉपिक मिला। तो अब आप पहले क्या करोगे, पहले तो अपने घर में ही सोचोगे ना कि मैं कौन कौन से घर में जाने वाला हूं, मैं कौन कौन से आंटी के पास में जाऊंगा, मैं उनसे क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, और मैं को मतलब मैं फिर ये सारी चीजें कैसे करने वाला हूं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा या मैं उनको एक फॉर्म दे दूं या टीचर ने क्या कोई फॉर्म प्रोवाइड किया है। इस तरह से आप पहले पूरा चीज सोचोगे, फिर उसके बाद रिसर्च करोगे। तो ये डेटा कलेक्शन जो है ये एक ब्लूप्रिंट है कि जब अब यहां से मेरी रिसर्च स्टार्ट होने वाली है तो मैं रिसर्च करूंगी कैसे। सोच तो लिया मैंने कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगी, बट करूंगी तो रिसर्च करूंगी कैसे। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट बनाना। अब देखो वो चीज कैसे होती है, तो सबसे पहले ये 4 स्टेप्स पर हम आएंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स की बात होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी द रिसर्चर हैज टू डिसाइड हु वुड बी द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ कि 10 से 16 साल के बच्चों के बीच में एंगर इश्यूज हैं, तो मैं किसके ऊपर रिसर्च करूंगी। ऑब्वियसली ये 10 से 16 साल के बच्चों के बीच में ही रिसर्च करूंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं 30 साल से ऊपर वालों के बीच में रिसर्च करने वाली हूं और फिर जो है वो मुझे बताएंगे कि बच्चों के बीच में जो है एंगर इश्यूज क्यों होते हैं। नहीं,
मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा, इन 10 से 16 साल के बच्चों के बीच में, कि इन बच्चों से जब मैं पूछूंगी कि मतलब जब मैं इनसे बात करूंगी या मैं इनसे जिस भी तरह से मैं इनसे डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ या जिस भी तरह से मैं इनसे पूछूंगी कि आप जो है गुस्सा कब करते हो, क्या सारी चीजें होती हैं, तो मेरी रिसर्च के पार्टिसिपेंट कौन हुए, मेरी रिसर्च के पार्टिसिपेंट हुए ये 10 से 16 साल के बच्चे। आया समझ में, पार्टिसिपेंट समझ में आ गया कि मतलब जो कौन मेरे पार्टिसिपेंट होंगे, किन से मुझे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बच्चों के पेरेंट्स से अगर मैं पूछूंगी तो शायद उनका एक मानना अलग होगा। और जैसे कि मैं 10 to 16 ईयर्स की बात करें तो इसके अंदर टीनेजर्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब बच्चों का माइंडसेट अलग होता है। बड़े बच्चे ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटे हैं, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो मैं उनसे खुद बात कर सकती हूँ। पेरेंट्स अगर मैं डेटा कलेक्ट करूंगी तो शायद रियलिटी मेरे पास में नहीं आ पाएगी, तो मैं इसलिए 10 to 16 ईयर्स के जो भी सारे बच्चे होंगे, जो भी पूरा ग्रुप होगा, मैं उनसे डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ। ओके, सो मेरे पार्टिसिपेंट्स कौन हो गए, ये बच्चे मेरे पार्टिसिपेंट्स हो गए। सेकेंडली, द पार्टिसिपेंट्स कुड बी चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैनेजर्स, क्लिनिकल पेशेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन whom where phenomena under investigation is prevalent। अब डिपेंड करता है कि आपने क्या रिसर्च का टॉपिक लिया है। मैं तो आपको वो एंगर इश्यूज के साथ में एक एग्जांपल के थ्रू समझाते चल रही हूँ, बट आप किसी भी चीज पर रिसर्च करो, जैसे अभी मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि आप अपने बिहेवियर को भी समझ सकते हो, आप किसी और के बिहेवियर को भी समझ सकते हो, आप ग्रुप बिहेवियर के ऊपर भी स्टडी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप स्टडी किस चीज पर कर रहे हो, फिर आपके पार्टिसिपेंट उस अकॉर्डिंग होंगे। आपके पार्टिसिपेंट में बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, क्लिनिकल पेशेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप रिसर्च किस एक चीज पर कर रहे हो। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके मेंटल स्टेट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आपके फिर पार्टिसिपेंट कौन होंगे, ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स है वही होंगे। फिर अगर आप जो है उस कंपनी के मैनेजर से बात करो या आप किसी और जो है स्कूल से डेटा कलेक्ट करने लग जाओ तो उसका तो कोई सेंस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था स्टडी हैबिट्स को लेके कि कोई रिसर्चर है जो स्टूडेंट्स के अंदर किस तरह की स्टडी हैबिट्स हैं उसके बारे में पढ़ना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, उसके स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप किस एक चीज पर स्टडी कर रहे हो, आपके पार्टिसिपेंट उस अकॉर्डिंग होंगे। अगर मैं 10 to 16 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं उनके एंगर इश्यूज पर बात कर रही हूं, तो ऑब्वियसली मेरे पार्टिसिपेंट वो चिल्ड्रन ही होने वाले हैं। आया समझ में। नेक्स्ट, द सेकंड डिसीजन इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन सच एज ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशनल मेथड या केस स्टडी। सेकेंडली, अब मैं किस मेथड को यूज करके जो है डेटा कलेक्ट करूंगी। मैंने ये तो देख लिया कि मैं जो बच्चे होंगे 10 से 16 साल के जो बच्चे होंगे वही मेरे पार्टिसिपेंट होंगे और उन्हीं के ऊपर फोकस करके मैं जो है उनसे डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ। लेकिन कैसे कलेक्ट करूंगी, क्या मैं जो है मतलब बच्चों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, क्या मैं उन्हें कोई सिचुएशन देने वाली हूँ, या मैं उनको ऑब्जर्व करने वाली हूँ। या फिर ये भी तो हो सकता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ। मान लो मैंने 100 या 50 स्टूडेंट्स लिए, मान लो मैंने 100 स्टूडेंट्स लिए। अब इन 100 स्टूडेंट्स को मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ये बच्चे अपनी डेली रूटीन में हैं और ये कब कौन सी सिचुएशन में अपने जो है एग्रेशन को शो करते हैं या कब इनको गुस्सा आता है। मान लो मैं इस एक चीज को अब मैं ऑब्जर्व करूंगी। मान लो मैंने टारगेट लिया है 1 मंथ का, तो मैं 1 मंथ तक इन 100 स्टूडेंट्स को जो है ऑब्जर्व करने वाली हूं। तो मतलब मैं यहां पर ऑब्जर्वेशन की मेथड को यूज कर रही हूं। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करती तो मैं शायद इनको कोई सिचुएशन देती, या मान लो मैं इनको किसी एक जो है लैब में लेके जाती, फिर वहां इनको जो है 1 महीने तक रखती, फिर इनको ऑब्जर्व करती, मतलब किसी भी तरह से मैं करती। तो वो डिपेंड करता है कि मैं कौन सी मेथड यूज करूंगी। इन मेथड्स के बारे में आप डिटेल में आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होती है, कोरिलेशनल मेथड क्या होती है, केस स्टडी है तो ये क्या होता है। इन मेथड्स के बारे में डिटेल में समझोगे। बट आपका सेकंड डिसीजन क्या होना चाहिए कि आप किस तरह से इन पर डेटा कलेक्ट करने वाले हो। क्या आप ऑब्जर्वेशन करने वाले हो, क्या आप ऑब्जर्व करके उन बच्चों के एंगर इश्यूज को समझने वाले हो, तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पार्टिसिपेंट कौन हो गए, चिल्ड्रन हो गए जो 10 to 16 ईयर्स के हैं, और मेरा मेथड कौन सा हो गया, मेरा मेथड हो गया ऑब्जर्वेशनल मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रही हूं मैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब डिपेंड करता है आप कौन सी स्टडी कर रहे हो, उसके लिए आप किस तरह की मेथड यूज करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, उसमें जो प्रॉपर बैठेगी उसी मेथड को आप यूज करोगे, है ना। तो इस पर डिटेल में और आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे जब हम मेथड्स की बात करेंगे। थर्ड जो चीज होती है रिसर्चर की, मतलब जो थर्ड डेटा कलेक्शन में होता है वो ये है कि ही नीड्स टू डिसाइड अबाउट एप्रोप्रिएट
टूल्स, उसके लिए क्या जरूरी है कि वो अब थर्डली ये डिसाइड करे कि वो कौन सा टूल यूज करेगा डेटा कलेक्ट करने के लिए। क्या वो इंटरव्यू शेड्यूल करने वाला है, क्या वो ऑब्जर्व करने वाला है, क्या वो क्वेश्चनायर करने वाला है। आपको कभी आपने देखा है कि आपने मतलब पता होगा, अगर आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो घर पे पूछना, आपको मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह आपको बताएंगे कि इंडिया के अंदर जो है सेंसस किए जाते हैं, जनगणना होती है, ठीक है। तो वो जनगणना किस लिए होती है, ताकि हम देखें कि इंडिया में कैसी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी समझने के लिए, इंडिया की डेमोग्राफी समझने के लिए कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, उसमें कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने एडल्ट्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितना यूथ है, कितने जो है एडोलेसेंट्स हैं। ये सारी चीजों को हमको समझ में आता है, कितने लोग क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। मतलब इंडिया का डेटा आपको कहां से मिलता है, ये सेंसस के ही थ्रू मिलता है कि लोग किस तरह का काम ज्यादा करते हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारी चीजों के बारे में वो जनगणना के थ्रू पता चलता है। उसके लिए भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए जनरली जो पूरा सेंसस कंडक्ट करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ लोगों को भेजते हैं लोगों तक। आपके घरों में भी जो है सेंसस के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं, बहुत से ऐसे लोग मतलब उस डिपार्टमेंट से आते हैं, ऐसे हर कोई नहीं आता। तो उनके पास में एक पूरा क्वेश्चनायर होता है। क्या होता है उनके पास में, एक क्वेश्चनायर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक पेज है उनके पास में, तो इस पेज में लिखा रहता है, नाम लिखना है, जो भी मेन होगा, मेन हेड होगा, उसका नाम यहाँ पर आएगा। फिर घर में कितने मेंबर्स हैं, तो फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कौन कौन जॉब करता है, तो वो जॉब करते हैं तो क्या कहाँ पर जॉब करते हैं, एड्रेस क्या है, प्रॉपर लोकल कहाँ के हैं, एग्जैक्टली रह कहाँ रहे, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो है वो आपसे पूछ के लेके जाते हैं। तो वो होता है आपका क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर का मतलब क्या होता है, मतलब क्वेश्चन आयर के भी अपने अपने फॉर्म्स होते हैं। तो उसमें जनरली वो आपको एक पूरा फॉर्म दे देते हैं, उसको आपको भर के उनको देना पड़ता है। तो ये एक उनका टूल है जिसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब जब आप डेटा कलेक्ट करोगे, जब मतलब रिसर्च करोगे और आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप उससे इंटरव्यू कर सकते हो, आप उनसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप कोई स्केड्यूल बना सकते हो। जैसे मान लो मैं चिल्ड्रन के ऊपर जो है रिसर्च कर रही हूँ कि चिल्ड्रन के बीच में एंगर इश्यूज के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो मैंने कौन सा टूल यूज किया, मैंने इंटरव्यू टूल जो है उसको यूज किया कि मैंने बच्चों मतलब मैं ऑब्जर्व तो उन्हें कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज कर रही हूँ, और साथ ही साथ में वो बच्चों के साथ में मैं इंटरव्यू भी लेती हूँ, कभी कभी मैं बच्चों से बात भी करती हूँ। एक एग्जांपल देती चल रही हूँ बस सारी चीजों का। तो इस तरीके से रिसर्चर ने इंटरव्यू टूल को यूज किया। तो फिर रिसर्चर का थर्डली क्या काम होता है, डेटा कलेक्ट करने के लिए कि मैं कौन सा टूल यूज करूंगा। एंड लास्ट जो 4 है वो होता है अबाउट द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखो, द रिसर्चर ऑल्सो डिसाइड्स अबाउट हाउ द टूल्स नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड टू कलेक्ट डेटा, दैट इज इंडिविजुअल और ग्रुप। अब जैसे मैंने टूल तो डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं क्या चीज करने वाली हूँ, मैं चिल्ड्रन से डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ, मैं चिल्ड्रन को ऑब्जर्वेशनल मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट करूंगी। अब ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ तो मेरा टूल भी क्या होगा, ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल होने वाला है। तो मैंने उनको ऑब्जर्वेशन के लिए एक शेड्यूल बनाया, तो मैं उसमें उनको इंडिविजुअली जो है ऑब्जर्व करने वाली हूँ या मैं ग्रुप में करके ऑब्जर्व करने वाली हूँ। जैसे मेरे पास में 100 स्टूडेंट्स थे, तो मान लो मैंने 10-10 का 10 ग्रुप्स बना लिए, 20-20 के 5 ग्रुप्स बना लिए, और मैं उन ग्रुप्स को ऑब्जर्व करूं या मैं 100 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली एक एक करके जो है उनके थ्रू डेटा कलेक्ट करने वाली हूं। तो डिपेंड करता है आप कौन सी मेथड यूज करो, आप कौन सा टूल यूज करोगे आपकी स्टडी के बेसिस पर। और फिर इस तरह से एक्चुअल कलेक्शन ऑफ डेटा जो है होता है, मतलब कि फिर इस तरह से हम फाइनली जो है मतलब डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब हम वापस से हमारे उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, स्टार्टिंग में ये कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब आपको समझ में आया कि कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरह से एक रिसर्च डिजाइन बनाता है कि मेरे पार्टिसिपेंट कौन होंगे, मैं कौन कौन सी मेथड यूज करने वाला हूं, मैं कौन कौन से टूल्स को यूज करूंगा, और मेरे डेटा को कलेक्ट करने का एक पूरा प्रोसेस जो है वो कैसा होने वाला है। फिर वो आपकी सारी एक्टिविटीज की मैं ये जो है ये सारे काम करने वाला हूं, वो डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा रिसर्च का टॉपिक क्या है, ये एंगर इश्यूज इन चिल्ड्रन एज 10 to 16, तो मेरे पार्टिसिपेंट कौन हो गए, चिल्ड्रन, और उसमें भी चिल्ड्रन कौन से, जो 10 to 16 की एज में हैं। और फिर मैंने कौन सी मेथड यूज करी, तो मैंने ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज किया। टूल मैंने कौन सा यूज करा, मैंने ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल टूल जो है उसको यूज किया, और इसमें मैंने ग्रुप में डेटा कलेक्ट किया, ग्रुप के थ्रू जो है डेटा को कलेक्ट किया, और मेरा इस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस था डेटा को कलेक्ट करने का। तो ये होता है आपका सेकेंड स्टेप, दैट इज
इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आपके पास में डेटा आ गया। अभी आपके पास में एक टॉपिक था, टॉपिक से रिलेटेड आपको डेटा मिल गया, आपने बच्चों से सवाल पूछे, उनको आपने ऑब्जर्व किया, मतलब जो भी आपकी सारी स्टेप्स होती हैं, किसी एक चीज पर मत आना, मैं आपको हर एक स्टेप बता रही हूँ कि आप चाहे इंटरव्यू करो चाहे आप ऑब्जर्व करो, आपने उनसे डेटा कलेक्ट किया, आपने उनको ऑब्जर्व किया कि ये बच्चे कब कब जो है गुस्सा करते हैं और किस तरह से जो है आपने अपनी मार्किंग वगैरह करी कि मुझे ये सारे पैरामीटर्स पर जो है आंसर मिल गए हैं। और फाइनली ये सारा प्रोसेस होने के बाद में आप कंक्लूजन बनाते हो। आप क्या बनाते हो? कंक्लूजन बनाते हो। तो यहाँ आपने कलेक्शन ऑफ डेटा किया, आपने एक ब्लूप्रिंट किया जिसके अंदर आपकी 4 स्टेप्स हैं, दैट इज पार्टिसिपेंट, देन योर मेथड, देन टूल्स एंड प्रोसीजर। ओके, ये आपकी मेथड है। और फाइनली अब आप क्या करोगे? अब आप बनाओगे कंक्लूजन। अब आप क्या बनाओगे? अब आप बनाओगे कंक्लूजन। जो भी आपने रिसर्च का टॉपिक था उस पर आपका सारा डेटा वेटा कलेक्ट हो गया, आपने सारा कुछ कर लिया। अब आपका कंक्लूडिंग पार्ट आता है जिसमें ये रहेगा कि इट इज टू एनालाइज डेटा सो कलेक्टेड थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा मीन। अब ये 100 स्टूडेंट्स पर जो हम 1 मंथ रिसर्च कर रहे थे, 1 मंथ से, वो रिसर्च हो गई कंप्लीट, ठीक है, सारा कुछ हो गया, डेटा भी मेरे पास में है। अब उस डेटा को मुझे एनालाइज करना है, अब मुझे समझना है कि एग्जैक्टली मेरा डेटा किस तरह का है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा डेटा कुछ इस तरह से आया, ठीक है, देखो यहाँ पर समझो, मान लो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स लिए थे 10 to 16 ईयर्स की जो है मेरे पास में, मतलब बच्चे थे, चिल्ड्रन थे मेरे पास में। तो ये सारे बच्चे 10 ईयर्स के थे, ये 11 के थे, ये 12 के थे, ये 13 के थे, ये 14 के थे, ये 15 के थे और ये 16 के थे। ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक जो है ऐसे ग्राफ बनाया, जैसे सपोज 5, 10, 15, 20, 5 तक एवरेज एंगर, थोड़ा बहुत गुस्सा जो एक नॉर्मल हर एक इंसान को आता है, 10 तक थोड़ा सा ज्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा, 15 तक बहुत गुस्सा करना, बहुत मतलब हर छोटी छोटी बात पे, और 20 पर हमेशा गुस्से में ही रहना। इस तरह से मैंने पैरामीटर्स लिए हैं गुस्से के, ठीक है, ये मेरे एंगर के पैरामीटर्स हो गए और ये मेरे चिल्ड्रन हो गए। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया था, तो ऑब्जर्वेशन वगैरह सारी चीजें करने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि जो बच्चे 13 to 16 की एज में होते हैं ये सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो मतलब ये मेरा पैरामीटर 20 तक आ गया। ऐसे ग्राफ बनाते थे ना आप लोग पहले, मैथ्स में याद होगा आपको। और जो बच्चे 10 ईयर्स के एज में होते हैं उनको थोड़ा सा चिड़चिड़ी रहती है, थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो मेरा 10 तक आ गया ग्राफ। और 11 और 12 के जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब एंगर इश्यूज बच्चों के अंदर होते हैं। तो इस तरह से मुझे एक जो है पूरा ग्राफ मिल गया। तो ये क्या है, मैंने अपने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर वगैरह को यूज करके जो मेरे पास में डेटा था उसका एक पूरा कंक्लूजन मैंने बनाया। एंड दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप पाई चार्ट बना लो, आप बार डायग्राम बना लो, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना लो, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया। तो इस तरह से आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, आप उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करोगे, जैसे यहाँ पर भी बताया गया है ना। तो इस तरह से आपने बताया कि मेरे डेटा के अकॉर्डिंग मुझे ये सारी चीजें दिखती हैं। एंड द पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू वेरीफाई अ हाइपोथेसिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अकॉर्डिंगली। अब ये जो मैंने यहाँ पर एक पूरा डेटा जो मुझे मिला है, जो चीज मेरे समझ में आई है वो ये है कि 10 से जो मतलब जो ये इस तरह से अपन इसको डायग्राम को बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने देखा कि जो सबसे ज्यादा गुस्सा कर रहे थे वो कौन थे, 13 to 16 वाले। तो इनका जो ग्राफ है वो यहाँ तक आया। ओके, वो कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए आपके 13 to 14 ग्रुप वाले सारे बच्चे यहाँ पर आ गए। और जो 10 ईयर्स थे वो थोड़े से चिड़चिड़े थे, तो उनका यहाँ 10 तक आ गया। जो 10 से 11 साल की एज में थे, जो 11 से 12 साल की एज में थे, उनका थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होता था। और मे भी मान लो मुझे ऐसा लगा कि 12 to 13 वाले जो थे वो आपके यहाँ पर, उनके ज्यादा इतना ज्यादा गुस्सा जो है उनके अंदर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। बट फिर एकदम से जो है जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो एकदम से ज्यादा गुस्सा करने लगे। मतलब ऐसा खैर पॉसिबल नहीं है, बट ये एक चीज बना लिया ना, एक एग्जांपल मान लिया। अब हाइपोथेसिस क्या था, हाइपोथेसिस क्या हमने डेवलप किया था कि जो बच्चे ज्यादा टीवी पर वायलेंस देखते हैं वो ज्यादा अग्रेशन को जो है मतलब फेस करते हैं, या ज्यादा एग्रेशन जो है हमको उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है। अब ये सारा ऑब्जर्वेशन करके मुझे ये एक चीज समझ में आई कि जो बच्चे
10 to 13 ईयर्स की एज में है, ये ज्यादातर टीवी देखते हैं। 13 भी ना माने, 10 to 12 ईयर्स एज में जितने भी बच्चे ये ज्यादा टीवी देखते थे, और 13 से लेके 16 तक की एज वाले उतने ज्यादा टीवी नहीं देखते थे। वो ज्यादातर अपने मोबाइल फोन्स में या फोन पे अपने फ्रेंड्स वगैरह से बातें किया करते थे, इतना ज्यादा टीवी नहीं देखा करते थे, मान लो, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार टीवी की वजह से अग्रेशन लेवल जो है वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। टीवी जो है, मतलब टीवी पर देखा गया वायलेंस जो है वो उतना ज्यादा इस अग्रेशन का रीजन नहीं है। मुझे ऐसा लगा हाइपोथेसिस देखने के बाद में कि रीजंस कुछ और ही हैं। मान लो मुझे ऐसे रीजंस मिले कि जो पेरेंट्स है, जैसे 13 to 16 की जो एज होती है वो टीन एज होती है, तो यहाँ पर बच्चे चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स जो उनके पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा उनको फ्रीडम भी थे, थोड़ा सा उनको समझे भी, और उनके अंदर जो भी सारे बायोलॉजिकल मेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ में थोड़ा सा जो है उनके साथ में एक फ्रेंड जैसा बिहेव करें, और वो चीज इन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एंगर इश्यूज ज्यादा हैं। और ये जो बच्चे हैं ये तो अभी छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा बहुत खेल वेल में और सारी बाकी चीजों में इनके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके है, टीवी को लेके भी है, कोई चीज नहीं दिलाई तो बच्चे रोने लग जाते हैं, तो उनको उस चीज से भी चिड़चिड़ होने लग जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, मान लो इस तरह के इश्यूज मुझे देखने को मिले। तो एक जो कंक्लूजन, मतलब जो मेरा कंक्लूजन था, मेरा हाइपोथेसिस जो था, देखो यहाँ पर क्या मैंने आपसे कहा था कि हाइपोथेसिस को अब मुझे प्रूफ करना है कि वो सही है या गलत है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो मैंने एक टेंटेटिव आंसर बनाया था वो हो गया मेरा फॉल्स। क्या हो गया? जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था वो मेरा फॉल्स हो गया। तो ये जो हमारी स्टेप होती है ड्राइंग कंक्लूजन की, इसमें हमारा पर्पस यही होता है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, जो भी हमने सारी रिसर्च करी, उसमें ये एक चीज देखना कि पहली चीज तो कंक्लूजन बनाना कि इस डेटा को कलेक्ट करके एक कंक्लूजन जो मेरे पास में आया है वो ये है, और दूसरी तरफ जो हाइपोथेसिस मैंने बनाया था वो सही है या गलत है, इस एक चीज को प्रूव करना। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा बनाया हुआ हाइपोथेसिस मान लो रॉन्ग प्रूफ हो जाता है, तो फिर इसके बाद में क्या होगा? रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, जो कि आपकी लास्ट स्टेप है, ठीक है, जो कि आपकी रिसर्च में लास्ट स्टेप हुआ करती है। एंड द रिसर्चर मे हैव बिगन द स्टडी विद अ हाइपोथेसिस दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन व्यूइंग वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। अब जैसे मान लो रिसर्चर ने जो भी स्टडी करी तो उसका हाइपोथेसिस जो था कि वायलेंस देखने से जो है मतलब बच्चों के अंदर एग्रेशन आता है, मान लो ये हाइपोथेसिस उसको सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर तो खत्म हो गई रिसर्च। मान लो अभी जो मैं आपसे बोल रही थी कि बच्चे अगर वायलेंस देखते हैं तो उनको एग्रेशन ज्यादा होता है, तो मान लो ये चीज सच हो जाती तो मेरा हाइपोथेसिस सही था और मेरी रिसर्च सक्सेसफुल भी होगी। लेकिन मान लो अगर ये चीज गलत हो जाती है, अगर मेरा हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है, तो मैं फिर से अपने हाइपोथेसिस को रिवाइज करूंगी, फिर से मैं नया डेटा कलेक्ट करूंगी, मैं नए पार्टिसिपेंट्स को लूंगी और मैं फिर से उस एक चीज पर रिसर्च करूंगी, मैं फिर से उसको समझने की कोशिश करूंगी। अगर जैसे मान लो कि हाँ टीवी पे वायलेंस देखने से बच्चों के अंदर एग्रेशन आता है, ये हाइपोथेसिस सही हो गया और मेरे कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, तो मेरी थ्योरी कंफर्म्ड है और मेरा रिसर्च बिल्कुल सही है। लेकिन वही अगर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, मेरा हाइपोथेसिस गलत प्रूफ हो जाता है कि ऐसा नहीं होता कि ज्यादा टीवी पर आप वायलेंस देख रहे हो तो बच्चों के अंदर एग्रेशन आ जाएगा, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। ये एक या दो बच्चों के अंदर हो सकती है लेकिन सबके अंदर हो ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं वापस से सारा कुछ रिवाइज करूंगी, मैं वापस से रिसर्च करूंगी, मैं वापस से इस हाइपोथेसिस नया बनाऊंगी इससे रिलेटेड और फिर उसके बेसिस पर रिसर्च करती रहूंगी। तो दस रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो रिसर्च होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता रिसर्च करना, तो वो जो है आपका चलता रहता है। बस ये एक चीज है कि जैसे आपके हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाते हैं, कुछ चीजों के ऊपर रिजल्ट आने लग जाते हैं, आपको नॉलेज गेन होने लग जाता है, तो आप उसका जो नॉलेज है वो अप्लाई कर देते हो, मतलब रियलिटी में लोगों के ऊपर अप्लाई कर देते हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। आए यहाँ तक समझ में? आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा। तो जो हमने स्टेप्स को डिस्कस किया था, दैट इज योर कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, देन इसके बाद में हमने देखा कलेक्शन ऑफ डेटा, देन ड्राइंग कंक्लूजन्स, फिर उसके बाद में रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। ये 4 स्टेप्स होती हैं आपकी साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करने में। साइंटिफिक रिसर्च जहां आप साइकोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल फिनोमेना या जो भी टॉपिक, जो भी थीम, जो भी प्रॉब्लम आपके पास में, उसको आप साइंटिफिकली स्टडी करते हो, आप डेटा भी कलेक्ट करते हो, आप उसमें मेथड्स भी यूज करते हो, आप उसमें टूल्स भी यूज करते हो, आप हर एक चीज करते हो और फाइनली आप फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो। तो सेम इसी तरह से साइकोलॉजी के अंदर भी रिसर्च की जाती है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लो आप अपने खुद के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मान लो आपको ये एक चीज अपने अंदर पता है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत ही
जल्दी मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना तो मैं एकदम से बहुत हाइपर हो जाता हूँ, या मैं ऐसा फील करती हूँ। मान लो आपको ऐसा जो है लगता है, आपका अपना बिहेवियर है, तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि मुझे कौन सी बातों पर मेरा जो गुस्सा है वो बिल्कुल हाई हो जाता है, मेरा पारा जो है वो बिल्कुल हाई हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा जो है गुस्से में आ जाता हूँ, और वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से मेरा टेम्पर हाई नहीं होता है। तो इस तरह से आपने अपना पूरा रिसर्च किया, आपने अपने बारे में जाना, अपने ऊपर ही डेटा आपने कलेक्ट किया, अपने आप को आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशनल मेथड आपने यूज करी, और इस तरह से आपने अपने बारे में जानना स्टार्ट किया। तो आपका एक हाइपोथेसिस, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ये एक चीज मुझे मेरे बारे में पता है। अब इसको लेके मैंने एक रिसर्च करना स्टार्ट करी कि यार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। अब मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जब कोई मुझे गलत शब्द बोलता है या किसी तरह से मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, या मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा फील करवाता है कि मैं जो है थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली उस पर्सन से डाउन हूं, जब मुझे कोई इस तरह से फील करवाता है, डिप्राइव्ड फील करवाता है, तब मुझे गुस्सा आता है। ये एक मैंने हाइपोथेसिस बनाया। अब इसके बाद में मैंने अपने आप पर अपना ही डेटा कलेक्ट करने स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर रिसर्च करूंगी, फिर मैंने मेथड यूज करी कि मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूंगी। जब भी मैं जिन भी सिचुएशंस में होंगी मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी, और ऑब्जर्व करके मैं चीजों को नोट डाउन करूंगी, कब कहां कौन कौन से सिचुएशन में मुझे गुस्सा आ रहा है, कब कहां कौन से सिचुएशन में मुझे गुस्सा नहीं आता है। तो इस एक चीज के ऊपर मैंने पूरा एनालाइज किया, ठीक है, मैंने सारी चीजें देखी, मैंने अपने ऊपर पूरा अपने आप को 1 साल तक ऑब्जर्व किया, और फाइनली एक कंक्लूजन पर फिर मैं आती हूँ। फाइनली ये जब सारी चीजें हो जाती है 1 साल के बाद में, कि जब भी कोई मुझे गलत बोलता है तब मुझे गुस्सा आता है, लेकिन वहीं अगर कोई पर्सन मुझसे अच्छे से प्यार से बात करता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तो मैंने इसका एक कंक्लूजन ये बनाया कि मतलब ये एक मेरा कंक्लूजन आ गया। अब इसके बाद में मेरा हाइपोथेसिस सही हो गया कि हाँ, जब कोई मुझसे गलत बोलता है तब मुझे गुस्सा आता है, तो मेरी थ्योरी कंफर्म हो गई। अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करोगे? तो आपने ये देखा कि जब कोई गलत बोल रहा है तो गुस्सा आ रहा है, और जब कोई अच्छे से बात कर रहा है तो गुस्सा नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे ही लोगों से बात करूं जो मुझे अच्छा फील करवाते हैं। जो लोग मुझे कहीं भी थोड़ा भी डिप्राइव्ड फील करवाते हैं, या मुझे इंसल्ट करते हैं मेरी, या कुछ मुझे गलत बोलते हैं, मैं उन लोगों से दूर रहूं। अगर मैं ऐसे लोगों से दूर रहूंगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो मैं खुश रहूंगी और मेरी बॉडी भी अच्छी रहेगी। क्योंकि वो एक मैगजीन है ना कि हेल्दी माइंड मेक्स योर बॉडी हेल्दी, इस तरीके का, तो वो एक चीज मेरे साथ में होगी। तो ये मैंने पूरा अपने ऊपर रिसर्च करी और फाइनली मैं एक कंक्लूजन पर पहुंच गई, और उस रिसर्च से जो नॉलेज मुझे मतलब गेन हुआ था उसको मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर लिया। तो इस तरह से हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, आया ये भी समझ में? आई होप सो अब इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा कि रिसर्च कैसे की जाती है। आप साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो, आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती कैसे है। जैसे आप देखो चैप्टर नंबर 1 में आपको सिर्फ यही चीजें बताई कि साइकोलॉजी है क्या, कितनी ब्रांचेस है, क्या क्या सारे उसके अंदर चीजें होती हैं, वो आपको डिटेल में बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो इसके अंदर आपने जानी कि स्टडी ऑफ माइंड या सोल, तो माइंड को, मेंटल प्रोसेसेस को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना या उसके ऊपर रिसर्च करना। तो वो रिसर्च करोगे कैसे, ये आपको चैप्टर 2 में ही बता दिया गया है, तभी आप आगे आने वाले टॉपिक्स को डिटेल में समझ पाओगे। क्लियर है? आया ये भी यहां तक समझ में? आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक के अंदर, और अभी तक जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा उन सारी चीजों के अंदर स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी आपका एग्जाम्पल है, कुछ भी जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं वहां आपके सभी डाउट्स को आंसर करूंगी। क्लियर है? अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम और ज्यादा डिटेल में रिसर्च या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के बारे में समझेंगे। सो आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हैं। तो बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते जाऊं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं यूट्यूब पर, साथ ही साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप चाहिए तो वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसके बाद में चाहिए कि मेरे को सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एक ही जगह पर मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में, चैप्टर वाइज, बुक वाइज, क्लास वाइज सब कुछ मिल जाए, तो बहुत सिंपल सा काम आपको करना है, बस गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है बस उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। आप चैप्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ सब
टॉपिक्स आ जाएंगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, जो भी कुछ भी पढ़ना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। आपको ये नहीं देखना, आपको कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो आप बहुत ही इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आपको किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना, 2 लेक्चर्स के बाद में आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, क्योंकि सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर। सो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सके। एंड आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।